नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में आज महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य और महामंत्री अंशु अस्थाना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पुनः मिलकर गर्भवती व अन्य समस्याग्रस्त शिक्षिकाओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का निवेदन किया गया, जिसके संबंध में सीडीओ कार्यालय द्वारा बताया गया कि अब समस्याग्रस्त शिक्षिकाओं की फाइलें बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रासित होकर जाएंगी। उक्त निर्देश के क्रम में चुनाव ड्यूटी से मुक्त करवाने के लिए पिछले दिनों से जो फाइलें संगठन के पास आई थी, इन फाइलों के पहले भी कुछ फाइलें पूर्व में ही सीडीओ को संगठन के माध्यम से दी जा चुकी हैं। उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया, जिन पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। इस मुलाकात में प्रतिभा श्रीवास्तव, भावना वर्मा, प्रज्ञा राय, सुमी अथर्व उपस्थित रहीं। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी और एडू फ्रेंड संस्था के सहयोग से श्रीकैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा एवं लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। आज एडू फ्रंट संस्था के चेयरमैन सतीश झा एवं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के सीईओ विनोद कुमार पांडे ने स्कूल की कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा एवं लैपटॉप टैबलेट देने की घोषणा की। एडू फ्रंट संस्था देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ डिजिटल एजुकेशन पर काम कर रही है। इसी क्रम में एडू फ्रंट संस्था कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्राओं को डिजिटल तरीके से कैसे पढ़ाई की जाए, इसकी भी ट्रेनिंग संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ सक्सेना के द्वारा दी जा रही है। इसमें विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्राओं में काफी उत्साह है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने हेतु लोगों को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक का स्थान, धार्मिक स्थल पर गंदगी न फैलाने का निर्देश दिया गया। इसके क्रम में एक नगर पंचायत के शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा के निर्देश पर पूरा पोखरा पर स्वच्छ भारत मिशन का बोर्ड लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस पर निर्देश दिया गया है कि पोखरे में कूड़े कचरे को न डालें, पानी को साफ रखें, गंदगी न फैलाएं, डिटर्जेंट पाउडर या साबुन का प्रयोग न करें, कचरे को डस्टबिन के अंदर ही डालें, जिसके लिए पूरा पोखरे पर अतिरिक्त डस्टबिन भी रखी गई है। साथ ही साथ नगर पंचायत में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपका सूरज सिंह नाम है। कहाँ के निवासी हैं? यही नगर पंचायत रुलिया में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अच्छा, ये आज आप लोग पूरा पोखरा पे क्या करवा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये शासी अधिकारी का महोदय है, जितने भी वाटर बॉडी हैं वहाँ पे होर्डिंग लगाया जाए ताकि लोग जो वहाँ वाटर बॉडी में पानी में लोग तालाब में प्लास्टिक और पूजा की सामग्री लोग फेंक देते हैं, तो उसको ना फेंकें। एक चेतावनी दी जा रही है होर्डिंग के माध्यम से, और डस्टबिन भी रखी जा रही है ताकि लोग जो भी कूड़ा है इसी डस्टबिन में डालें। कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आयोजित 12वीं कूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले जिले के खिलाड़ियों का बीती देर रात शहर के रोडवेज पर स्वागत किया गया। 14 से 17 फरवरी एवं 18 से 19 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कूडो इंडिया फेडरेशन कप का आयोजन किया गया था। इसमें जिले से 13 खिलाड़ियों ने कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ के महासचिव सेंसई संजय यादव एवं कोषाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा के नेतृत्व में हिस्सा लिया। अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अस्मिता यादव, निशी सिंह, सुप्रीत पटेल ने स्वर्ण पदक, दिव्यांशु सिंह, प्रिंस कुमार, अनुराग यादव ने रजत पदक व चंद्र प्रभा, मुकुरिया यादव, आदित्य यादव, विनोद कनौजिया, संदीप गुप्ता ने कांस्य पदक प्राप्त कर अपने जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों के जिले में पहुंचने पर कूडो आजमगढ़ के संरक्षक निशांत राय, राज श्रीवास्तव ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पवन कुमार सिंह, गामा यादव, मुकेश यादव, नित्यानंद सिंह, विजय यादव, प्रेमनाथ यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ का महासचिव हूँ। कहाँ आप लोग गए थे, कैसी प्रतियोगिता जीत कर आए हैं? आजमगढ़ की ये टीम हिमाचल प्रदेश सोलन गई थी। वहाँ पे 12वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता थी जो किफी एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, और विभिन्न राज्यों से तकरीबन 1000 बच्चों ने वहाँ प्रतिभाग किया, और उत्तर प्रदेश टीम से 43 बच्चों ने वहाँ प्रतिभाग किया, जिसमें आजमगढ़ के 13 बच्चे ने वहाँ हिस्सा लिया। और सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है कि उस प्रतियोगिता में आजमगढ़ की हमारी इस ज़िले की 2 बेटियाँ गोल्ड प्राप्त की, और भी हमारे बच्चे सिल्वर प्राप्त किए और ब्राउन प्राप्त किए। टोटल आजमगढ़ को 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो इससे बच्चों को क्या सीख आप देना चाहते हैं? मैं यही अपने बच्चों से और उनके अभिभावक से भी यही कहना चाहूँगा कि
खेल तो बहुत होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसा सेल्फ डिफेंस खेल है जिसमें बच्चा अपनी आत्मसुरक्षा सीखता है, साथ साथ जो है वो अनुशासन सीखता है और अपने परिवार का नाम रोशन करता है जब वो खेलने जाता है और वहाँ से जीत के आता है। अभी भी जैसे बेटियों को जो है लोग घर में रखते हैं, ज़्यादा इन सब चीज़ों में रुचि नहीं लेने देते हैं, दबाव देते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावक से अनुरोध करूंगा, सभी गार्जियन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप बच्चियों को रोकें ना, दबाएं ना, उनको समाज के साथ आगे बढ़ने दें और उनको आत्मसुरक्षा सीखने दें, क्योंकि माहौल आज का बहुत ही बुरा होते जा रहा है और आत्मसुरक्षा कला सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सी बच्चियाँ हैं जो गोल्ड मेडल प्राप्त हैं? हमारी 2 बच्चियाँ अस्मिता यादव और निशी सिंह ने गोल्ड प्राप्त किया। बालक वर्ग में शुभप्रीत पटेल ने गोल्ड प्राप्त किया। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की ब्लॉक स्तरीय बैठक रानीकेसराय ब्लॉक के अंतर्गत ऊंचे गोदाम मार्केट में आज सकुशल ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे और संगठन मजबूती को लेकर तमाम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और कुछ नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें रानीकेसराय ब्लॉक उपाध्याय डॉक्टर सुखराज ग्राम प्रजापति एवं डॉक्टर चंद्रहास मौर्य को ब्लॉक संगठन मंत्री एवं डॉक्टर लालचंद चौहान को ब्लॉक कोषाध्यक्ष बनाया गया और ब्लॉक स्तरीय बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा की गई और संगठन के विस्तार को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के द्वारा की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि और सभी चिकित्सकों का हौसला बढ़ाते हुए बताया कि आप सभी लोग संगठन को मजबूत करें, जिससे आप सभी को मजबूती प्रदान हो। सर, आप अपने संगठन के बारे में बताइए और अपना परिचय दीजिए। मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, जिला अध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन आजमगढ़। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के हम लोग सभी चिकित्सकों को जागरूक कर रहे हैं एवं सभी को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने दायरे में प्रैक्टिस करिए और जो आपसे प्राथमिक उपचार करिए, आप अपने जो आपके जो लेवल है उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करिए। और हमारी मांगे हैं कि जैसे डिप्लोमा धारक लोगों के लिए नियुक्ति निकाली जाए एवं सभी सुचारू रूप से सभी लोग कार्य कर सके, जिससे कोई कठिनाई ना हो। जैसे बिहार में हम लोगों को वहाँ का सर्टिफिकेट मिला है कि वहाँ सरकार जो 6 महीने 1 साल का ट्रेनिंग करा के बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के लिए अस्थायी रूप से मान्यता दे दी। इसी तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार से मांग कर रहे हैं आपके चैनल से माध्यम से कि ये हमारी बात मुख्यमंत्री तक जाए एवं हमारे स्वास्थ्य मंत्री तक जाए, प्रधानमंत्री तक जाए और हमें हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ लागू हो, क्योंकि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारे इंडिया से बाहर नहीं, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश में भी अधिकार मिलना चाहिए। सकड़ी तहसील क्षेत्र के श्री के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र रहे रेणु यादव, ग्राम निवासी बेरवा ने GRF परीक्षा में 99.83% से पूरे भारतवर्ष में टॉप किया है। इसके उपलक्ष्य में आज विद्यालय परिसर में स्वागत समारोह के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन मिल सके। आज रेणु यादव ने वह कर दिखाया है जो एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, जिसके लिए आज हम सभी लोग प्रसन्न हैं। विद्यालय के प्राचार्य एवं अध्यापक और सभी छात्र छात्राओं ने रेणु यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रेणु यादव से बात करने पर उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे पति को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। अपने माता पिता के लिए भी यही कहूँगी कि उन्होंने अपनी मुश्किलों को ना देखते हुए मुझे हमेशा संघर्ष करना सिखाया है, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और आज मैं विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी अध्यापकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसी तमाम बातें कहीं सुनिए। मेरा नाम रेणु यादव है और मेरा घर कुटवा है और पोस्ट बेरमा। आपको ये सफलता जो मिली है, इसका श्रेय तो सबसे ज़्यादा मेरे पति को है और प्रोत्साहन तो मेरे माँ बाप भी किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय इसका मेरे पति को है। इसको आपको अचीव करने से पहले दिक्कतें तो बहुत आई इसके लिए, लेकिन तो मैंने सेल्फ स्टडी, कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ ही सफलता को हासिल किया। आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मुझे प्रोफेसर बनना, PhD करेंगे। आज के छात्रों को सफलता के बाद क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? इस सफलता के बाद मैं छात्रों को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लड़कियां घर बैठ जाती हैं
इसके बाद कुछ कर मतलब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लड़कियाँ इस क्षेत्र में आगे आएँ और पढ़ें और सफलता को हासिल करें, घर न बैठें। मैं प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी श्री केंद्र सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है सर? आज मेरे विद्यालय में स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम स्थापित किया गया है। उसमें रेनू यादव ग्राम बेरमा की रहने वाली बच्ची पूरे भारतवर्ष में जेआरएफ परीक्षा में टॉप किया है 99.83% पा करके। उसी बच्ची का आज स्वागत मेरे महाविद्यालय में किया गया। सर, छात्रा और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? छात्र छात्राओं को मैं इस रेनू यादव के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि जिस तरह से जुनून, जज्बे और हौसले के साथ इन्होंने यह प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष में श्री केंद्र सिंह महिला पीजी का नाम रोशन किया है, उसी तरह से सारे बच्चियां रेनू यादव से प्रेरणा लेते हुए जुनून, जज्बे और हौसले के साथ अपने नाम को रेनू यादव की तरह ही पूरे भारतवर्ष में अपने जलवा को बिखेरने की कोशिश करें। किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज महाविद्यालय में महाविद्यालय की छात्रा रेनू यादव, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो एक परीक्षा होती है नेट की परीक्षा, उस परीक्षा में संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी विषय में इन्होंने टॉप किया और इससे इन्होंने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने और साथ ही साथ इस महाविद्यालय का, जहां पर इन्होंने स्नातक और परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने इसका नाम रोशन किया। इस नाते इस छात्रा का इस महाविद्यालय परिसर में सम्मान और स्वागत किया गया ताकि अन्य छात्राएं भी इस छात्रा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। उपस्थित छात्र छात्राओं को क्या जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने 23 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक ज्योति निकेतन विद्यालय एटलस टैंक आजमगढ़ में आयोजित मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सभी कक्ष में जाकर प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर तथा प्रशिक्षित किए जा रहे पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया, मॉक पोल, ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट से संबंधित प्रश्न पूछे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों से मॉक पोल प्रक्रिया कब और कैसे की जानी चाहिए इसकी जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षित किए जा रहे कार्मिकों का डटी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डिस्पैच सेंटर, वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन को कैसे लेना और ले जाना है तथा सीआरसी कब करना है एवं चुनाव के दौरान वीवीपैट, ईवीएम मशीन खराब होने पर किसे फोन कर सूचना देनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मास्टर ट्रेनर को निर्देश दिए। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां हाफिजपुर थाना कटका अंबेडकर नगर निवासी मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, तथा मोहम्मद इरशाद 30 वर्षीय मोटरसाइकिल से अपने घर से भतीजे की शादी में सम्मिलित होने राजे सुल्तानपुर जा रहे थे कि अतरौलिया ट्रैट मार्ग पर एफसीआई गोदाम सरिया रत्नावे गांव के समीप पहुंचे थे कि अतरेट की तरफ से एक ट्रैक्टर लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से आ रहा था। ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अफजल को गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए लोगों ने सीएचसी कोयलसा ले गए, जहां मोहम्मद अफजल की मौत हो गई। वहीं अफजल का छोटा भाई मोहम्मद इरशाद को भी काफ़ी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी नसीब जरा का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग घर से निकले जा रहे थे अपने भतीजी की शादी में, तो यहाँ एसबीआई गोदाम है सरकारी, वहाँ से आ रहे थे। ट्रैक्टर वाले ने ऊपर से पूरा, हम लोग लेफ्ट में ही थे सर, तो जो है पूरा एकदम दबा दिया, इनको गिरे, बस इनके ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ के सर निकल गया जी। अब पूरा करीब हम लोग 5 मिनट तक परेशान हुए, इनको लेके दौड़े लेकिन कोई साधन नहीं मिला। फिर उसके बाद आगे मोटरसाइकिल पे बैठा के आए, फिर दवाखाने में वहाँ आए, वहाँ बोले यहाँ लेके आओ, यहाँ से एम्बुलेंस गया सर, तो हम लोग लेके यहाँ पे आए और यहाँ आते रास्ते में आके देखा तो इनकी इंतकाल हो गई थी सर। दिए सर। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा सीट इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक जागरूकता की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से लगी हुई है। ऐसे में आजमगढ़ गोपालपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर
नहीं छोड़ना चाहती है और प्रदेश एवं केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में सभी पार्टियों से आगे नजर आ रही है। तो वही मतदाताओं में जागरूकता इस चुनाव में खास तौर से देखने को मिल रही है और ग्रामीण एवं नगरीय मतदाता अब की बार विकास को महत्व देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गोपालपुर की जनता अब की बार मुख्य रूप से जातिगत भावना से ऊपर उठकर विकास को महत्व देते हुए सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले लोगों और सरकार को अधिक पसंद कर रही है, जिस पर मतदाता खुलकर अपनी राय भी रख रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में हूँ। चुनावी माहौल में है, कुछ मातृशक्ति यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं कि आने वाले 7 तारीख को ये किस मुद्दों पे वोट देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? भारती जी, वोट का समय है, 7 तारीख को आपको वोट देना है, आपके विधायक को चुनना है। आप क्या देखकर वोट करेंगे? आप जब वोट देने जाएंगे क्या दिमाग में रहेगा आपके? वोट दे कमल पे। कमल पे काहे वोट देबू? बाथरूम मिलल है, राशन मिलत है। यानी जो योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की वो आप तक पहुंची है। आपका क्या नाम है? नीलम जी, आपको मतदान किस मुद्दे पे करेंगी? फूल पे, कमल के फूल पे करेंगी। अच्छा, तो आपको भी योजनाएं मिली है पूरी? योगी बाबा का शासनकाल आपको अच्छा लग रहा है? पहले ऐसे इंटरव्यू नहीं। आपका क्या नाम है? इंटरव्यू आप भी वोट करिए। हाँ, अब की बार वोट करेंगी? हाँ, काहे न करेंगे। अब की कहाँ वोट करेंगे आप? फूल पर कमल के। अच्छा। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये पूरा रघुनाथपुर गांव विकास के मुद्दों पे वोट करने के लिए एकदम तत्पर है और मौजूदा सरकार की योजनाओं के आधार पर ये जो है वोट करना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, अब की बार वोट करना है? किस मुद्दे पे वोट करेंगे आपकी? बहुत सा मुद्दा है, बताएं। मुद्दे का नाम बताइए आप। मुद्दा ऐसा कौन सा? नहीं, आप वोट देने जाएंगे किस आधार पे जाएंगे? क्या आधार है? विकास बहुत किया मोदी ने। ऐसा इलाज कभी आज 70 सालों में नहीं कर पाया, वो आज मोदी करके दिखाया सबको। इस मुद्दे पे देंगे हम लोग। अच्छा, क्या क्या मिला आपको विकास के नाम पे? विकास के नाम पे लैट्रिन दिया है, 24 घंटा बिजली दे रहा है, आवास बहुत गरीबों को दिया है, राशन महीने में 2 बार मिल रहा है। और क्या देगा मोदी? इतने 70 सालों में ये लोग नहीं दे पाए, वो मोदी करके दे रहा है। गुंडाई खत्म कर दिया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि त्रेता युग में मैं रामायण में पढ़ा था कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सिंहवेरपुर में पहुंचे थे तो निषाद जो है अपने को धन समझते हुए कह रहा है कि अति प्रिय पाहुन बन पगधारे सेवा जोग्य न भाग्य हमारे। मेरे सुन लो, मैं सतंदर भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, यह गरीब किसान समाज की एक झोपड़ी है और आप धन कर दिए हम लोगों को। हम लोग को जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे कि आप जैसे महात्मा मृदवाली सहनशील, गरीबों के हर समय उनके सुख दुख में साथ रहने वाले आप जैसे व्यक्ति को जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, उस माँ को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा सीट इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक जागरूकता की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से लगी हुई है। ऐसे में आजमगढ़ गोपालपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और प्रदेश एवं केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में सभी पार्टियों से आगे नजर आ रही है। तो वही मतदाताओं में जागरूकता इस चुनाव में खास तौर से देखने को मिल रही है और ग्रामीण एवं नगरीय मतदाता अब की बार विकास को महत्व देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गोपालपुर की जनता अब की बार मुख्य रूप से जातिगत भावना से ऊपर उठकर विकास को महत्व देते हुए सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले लोगों और सरकार को अधिक पसंद कर रही है, जिस पर मतदाता खुलकर अपनी राय भी रख रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
कि त्रेता युग में मैं रामायण में पढ़ा था कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सिंहवेरपुर में पहुंचे थे तो निषाद जो है अपने को धन समझते हुए कह रहा है कि अति प्रिय पाहुन पान पगधारे सेवा जोग्य न भाग्य हमारे। मेरे सुन लो, मैं सिकंदर भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, यह गरीब निषाद समाज की एक झोपड़ी है और आप धन कर दिए हम लोगों को जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे कि आप जैसे महात्मा मृदवाली सहनशील गरीबों के हर समय उनके सुख दुख में साथ रहने वाले आप जैसे व्यक्ति को जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उस माँ को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश में चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम अभियान के लिए क्षेत्राधिकारी बैरिया के पर्यवेक्षण में आज प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह बाय फोर्स द्वारा दलपतपुर चट्टी पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दीपक यादव, शिवम कुमार प्रजापति को 2 अद नंबर प्लेट बदली हुई चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। जौनपुर पुलिस ने एसपी अजय साहनी के निर्देश पर थाना लाइन बाजार पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल चुराने का काम करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद की है, तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि अजय साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजीव कुमार के दिशा निर्देश पर आज पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। देखिए, पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चुनाव के दृष्टिगत एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें थाना लाइन बाजार पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाए गए। जब उनसे रोक के पूछताछ किया गया तो वो अपना मोटरसाइकिल के कागजात नहीं दिखा पाए। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता लगा कि गाड़ी चोरी की है। फिर उन्होंने मुरादगंज से 3 मोटरसाइकिल और बरामद कराई। कुल 4 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है जो कि चोरी की है। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये तीनों चोर साथी चोर हैं, इनके खिलाफ और भी मुकदमे हैं जिसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है, विस्तृत सूचना की जा रही है। इनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के थाना अहरौला के कस्बा माहौल में शराब के सेवन से हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामिया अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में मिलावटी शराब, फैक्ट्री व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से सुनिए। थाना अहरौला अंतर्गत माहौल क्षेत्र में जो अवैध शराब की वजह से घटनाएं हुई थी, उसके संबंध में अभी तक पुलिस के द्वारा कुल 7 मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब तक संपन्न कराई गई है। जो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स हैं जो लिखित में पुलिस को प्राप्त होंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस के द्वारा जो अब तक कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें कुल 7 मुकदमे आज तक पंजीकृत किए गए हैं। 5 मुकदमों का ब्यौरा जो कल तक आपको दिया गया था, उसके साथ साथ एक मुकदमा थाना दीदारगंज में पंजीकृत किया गया है, जहां से एक आरा मशीन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 पेटी अवैध बियर बरामद की गई। ये जो बियर बरामद की गई है ये मिथिला प्रसाद पुत्र घुरपत्री निवासी सरावा, थाना दीदारगंज, इसकी ग्राम बिलार मऊ में दुकान है, उसको ये बियर आवंटित थी और ये अवैध तरीके से स्टोर करके इस आरा मशीन पर रखी गई थी। इसमें एक अभियुक्त श्रीराम प्रजापति पुत्र संतलाल प्रजापति कोहड़ा थाना पवई का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है मौके से। जिस व्यक्ति की आरा मशीन है उसका नाम लल्लन यादव पुत्र श्रीपति यादव, ग्राम सरामा, थाना दीदारगंज है। इसके साथ साथ रात्रि में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद वृहद स्तर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस के द्वारा बरामदगी की गई है। ये थाना क्षेत्र अहरौला अंतर्गत एक गांव में एक मकान से बरामदगी की गई है। रुपाईपुर गांव है जहां से बरामदगी की गई है। कुल अब तक इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो बरामदगी है, जब इसको पूरा कैलकुलेट किया गया उसका विवरण मैं आपको दे दे रहा हूँ। कुल 29 पेटी अपमिश्रित शराब, जिसमें हर एक पेटी में 45 शीशी
200 ml की। इस प्रकार से कुल 1225 सीसी अपमिश्रित शराब के बरामद हुई हैं। 2 लीटर रंगीन मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम नियॉन UP 50 AV 0025 ये बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसके जिस घर से यह अवैध शराब की बरामदगी की गई थी, वहीं से कुछ अवैध प्रकार से निर्मित सिरप जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, दवाई की कैटेगरी में आती हैं, ये भी बरामद की गई हैं। ओनरेक्स नाम की ये सिरप इनके द्वारा बोतलों में भर के उस पर स्टिकर लगाया जाता था। ये कुल 2256 शीशियाँ इस प्रकार की बरामद की गई हैं, जिनमें से 1406 लेबल के साथ हैं और 850 बिना लेबल के बरामद की गई हैं। इसके बाद की पूछताछ में छापेमारी एक गोदाम पे भी की गई, क्योंकि इसमें जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका पूरा परिवार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। उसके गोदाम से 17,490 फर्जी लेबल दवाइयों पर लगाने के लिए जो इस्तेमाल किए गए थे वो बरामद किए गए हैं। 781 खाली बोतलें बरामद की गई हैं और 4,000 ढक्कन बरामद किए गए हैं। इस जो नकली दवाई इनके द्वारा तैयार की जा रही थी, इस संबंध में भी थाना हिरोला पर धारा 274, 275, 276 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार से अब तक की गई कार्रवाई में कुल 7 मुकदमों में 13 अभियुक्त नामित हुए हैं, 8 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, 10 अभियुक्त इन सभी 7 मुकदमों को मिला के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। 11 अभियुक्त शेष हैं। इन शेष 11 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मदद में जो भी व्यक्ति पुलिस की मदद करेगा इनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके लिए इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को CCTV फुटेज के माध्यम से मिले हैं। हम लोगों ने पूरा CCTV फुटेज का अवलोकन किया है। आपके माध्यम से मैं कुछ भी हम लोगों ने ट्रेस किया है और इस गाड़ी के बारे में भी कोई भी अगर पुलिस को सूचना देता है तो। आजमगढ़ जिले के थाना अरौला क्षेत्र के माहुल कस्बे में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं पूर्व सांसद रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव और मोहम्मद फहीम की निशानदेही पर माहुल से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक आलीशान कोठी से करीब 35 लाख से ऊपर की जहरीली शराब बनाने के उपकरण, भारी मात्रा में खाली शीशियाँ, होलोग्राम के साथ भारी मात्रा में दवा भी बरामद की है। हैरानी इस बात की है कि आलीशान मकान के हर कोने, वाहन व जमीन के अंदर से पुलिस ने जहरीली शराब को बरामद किया। बरामद शराब का ब्रांड भी है वही जो माहुल नगर पंचायत में जिसे पीने से मौत हुई है। यहीं से शराब की सप्लाई सरकारी देसी शराब की दुकानों पर होती थी। वह इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस की चार टीमें अभी इस पूरे नक्सस को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जहरीली शराब कांड में अब तक 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार 5 आरोपितों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरी रात पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आलीशान कोठी गिरफ्तार फहीम के भाई नदीम की है, जो अवैध शराब की फैक्ट्री को संचालित करता है। यही नहीं, औषधि विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, क्योंकि यहां से भारी मात्रा में नकली कफ सिरप भी बरामद हुआ है। बरामद हुई शराब का ब्रांड वही है जिसके सेवन से लोगों की मौत हुई थी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ NSA व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। पूर्व सांसद रमाकांत यादव की संलिप्तता के सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभी पुलिस विवेचना कर रही है। वही गिरफ्तार पूर्व सांसद व सपा नेता रमाकांत के रिश्तेदार रंगेश यादव ने स्वीकार किया है कि वह 3 माह से यहीं से शराब की आपूर्ति अपने सरकारी देसी शराब की दुकान पर करता था। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या है? जैसा कि आप अवगत हैं, थाना अहिरोला क्षेत्र में अवैध शराब की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अहिरोला और फूलपुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान 2 अभियुक्तों के द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना पुलिस को दी गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस SOG टीम के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। इस छापेमारी के दौरान भारी संख्या में, भारी अमाउंट में यहाँ पे अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ये जिसका मकान है, इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सईद, जो गांव रुपईपुर का रहने वाला है, जिस गांव में हम लोग अभी खड़े हुए हैं। इसका एक पुत्र मोहम्मद फ़हीम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो यहीं इसी घर में रहता था और इनके मोहम्मद फ़हीम और इसके भाइयों के द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन इस घर से किया जा रहा था। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 1000 लीटर से ऊपर रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद की गई है, जो लगभग 6 ड्रम्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। 25 पेटी अवैध शराब,
जो घर के अलग अलग हिस्सों से और वाहनों से बरामद की गई है। 15 पेटी ऑनरेक्स सिरप, ये एक सिरप है जो एक दवाई है, ड्रग है, उसको भी अवैध रूप से इनके द्वारा तैयार करके रैपर लगा के उसको और बेचा जा रहा था। 20,000 से ऊपर खाली बोतलें हैं, लगभग 25,000 के आसपास रैपर हैं जो बोतलों पे लगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स की बोतलें यहाँ से हम लोगों को मिली हैं। इसके साथ साथ जो सील करने वाली मशीन है, अवैध शराब की बोतल को उसमें केमिकल भरने के बाद और फ्लेवर मिलाने के बाद उसको सील करने के लिए जो इस्तेमाल होती थी मशीन, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। लगभग बार कोड, जो फर्जी बार कोड अवैध तरीके से तैयार करके, फर्जीवाड़ा करके बार कोड तैयार किए जाते हैं, वो 10,000 से ऊपर की संख्या में बार कोड यहाँ से बरामद हुए हैं। रैपर बहुत भारी संख्या में बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ एक वैन, एक टेम्पो, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जिसका इस्तेमाल किया जाता था वितरण के लिए। इनमें से कुछ वाहनों से शराब भी, अवैध शराब की पेटियाँ भी बरामद की गई हैं। और 2 जगह से यहाँ से ग्राउंड के अंदर जो ज़मीन है, ज़मीन खोद के और उसके अंदर जो केमिकल है उसको दबाया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जेसीबी की मदद से यहाँ इन दोनों ड्रम्स को निकाला गया है। अभी और भी जगह छापेमारी इसमें लगातार जारी रहेंगी। अब पता किया जा रहा है कि इनके और कहाँ ठिकाने हैं। ये यहाँ इनका आवास है, रहने का घर है, इसी के अंदर इनके द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन पहले दूसरे फ्लोर पे और बगल वाला जो आपने इनका रिहायशी मकान देखा उससे किया जा रहा था। कितने लोग इसमें और शामिल हैं, अभी 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जितने लोग इसमें अभी फरार हैं उनके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और बहुत जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में SPRA के नेतृत्व में और जो SOG टीम है, अरियोला थाने की टीम है, इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अभी हम लोग इसका पूरा असेसमेंट करेंगे, जो एग्जैक्ट बरामदगी है वो आप लोगों के साथ सुबह हम लोग साझा करेंगे। कितनी कीमत की लगभग ये कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो इसको देखने से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये 30 लाख से ऊपर का माल है कुल, जो अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया है, उनको भी सूचित किया गया है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में दवाई का भी यहाँ से अवैध तरीके से दवाई भी तैयार की जा रही थी। अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि इसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस था या कोई इसका मेडिकल स्टोर हो, उस पर भी छापेमारी की जाएगी और भी अगर इसके कोई अन्य ठिकाने हैं उन पर भी छापेमारी की जाएगी। सिंडिकेट में कौन लोग शामिल हैं इस पूरे सिंडिकेट में? क्योंकि जो शराब से मौत हुई है इसी ब्रांड के नाम की शराब है, बिकी है, वही शराब, वही ब्रांड की शराब की बोतल यहाँ से बरामद हुई है जो इसमें। आगामी चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो तहसील मार्टिनगंज के अंतर्गत असड़ा गांव स्थित पोलिंग बूथ संख्या 295 और 96 पर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उबाल है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यदि विद्युत व्यवस्था नहीं की गई तो मतदान से बहिष्कार करने के लिए बाध्य होगी। वहीं पर कुछ घर ऐसे बने हैं जहां पर कनेक्शन होने के बाद भी विद्युत के खंभे तार नहीं लगाए गए, जिसमें साफ दिखता है कि लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं उचित दिखाई देता है। जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विद्युत व्यवस्था, खंभा तार आदि पोलिंग बूथ सहित अन्य सभी घरों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की प्रदर्शन करने को लेकर ग्रामीणों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर पुरुषों की संख्या भी देखी। कारण यही था कि महिलाएं काफ़ी नाराज हैं, जिसे लेकर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करके मांग रहे हैं। इस मामले में जेई गुंजन यादव ने हफ्ते भर पहले बताया था कि इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, अब इस पर पैसा कौन खर्च करेगा। ऐसे में गैर जिम्मेदाराना की बात विद्युत विभाग को नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ग्रामीण पहले भी SDM मार्टिनगंज अनिल चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंप चुके हैं और इसके पहले 4 फरवरी को भी विद्यालय प्राथमिक के सामने प्रदर्शन भी विद्यालय पोलिंग बूथ पर हो चुका है। फिर भी कोई यथाभूत संख्या पर जांच करने तक नहीं आया, जिसे लेकर ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। उनकी मांग है कि पोलिंग बूथ पर जाने के लिए सही रास्ता व बूथ सहित अन्य घरों पर जिनका कनेक्शन है वहां तक खंभा तार पहुंचाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग मतदान से बहिष्कार करेंगे। अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं है, और खंभा नहीं है तो वोट नहीं है, और खंभा जरूर चाहिए, लाइट भी चाहिए और रोड भी चाहिए, क्योंकि रोड में आने जाने से बहुत तकलीफ होता है। और कुल से बात ये जो सामने वाला मंदिर के सामने पोखरा है, यहाँ हम लोग का समस्या ये है कि यहाँ मतदाता 295, 296 बूथ संख्या है, यहाँ मतदाता वोट करने आते हैं और यहाँ कोई लाइट का व्यवस्था है ही नहीं, और यहाँ 10-12 घर का कनेक्शन है मगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जेई जो है एस्टीमेट रोज बना के भेजते हैं और SDM साहब रोज जो है कार्रवाई करते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। अगर लाइट नहीं, रोड नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट से पूर्वांचल का आजमगढ़ जिला शराब माफियाओं का गढ़ रहा है।
पुलिस के बार बार कार्रवाई के बाद भी यह फिर सर उठाने लगते हैं, क्योंकि कई शराब माफिया सफेद पोश नेता बन चुके हैं जिनके हर दलों में पकड़ है। जो कभी गद्दीदार होते थे, आज वह शराब के बड़े ठेकेदार व बड़े नेता बन चुके हैं, क्योंकि लोगों को शराब के लिए पैसे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भोजन भले ही ना मिले, लेकिन शराब की ज़रूरत बनी रहती है। शराब ठेके को लेकर के कई बार गैंगवार भी हो चुके हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 4 सालों में ही सैकड़ों लोग जहरीली शराब के गाल में समा गए हैं। यदि 20 साल का इतिहास देखा जाए तो अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब का कारोबार पहले देवारा क्षेत्र में नदी के किनारे होता था, अब ये पूरे जिले में पांव फैला चुका है। शराब के इस पेशे में अच्छी कमाई होने की वजह से लोग इससे जुड़ जाते हैं और बहुत जल्द वो धनवान हो जाते हैं और फिर उनकी राजनीतिक पकड़ भी बन जाती है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने खुलासा किया है कि सरकारी ठेकों से भी अवैध शराब बेची जाती है। पूर्व में भी अधिकारियों ने खुलासा किया था। इसमें पूर्ण रूप से आबकारी विभाग शामिल रहता है। आबकारी और शराब माफियाओं का गठजोड़ कब तक जारी रहेगा और जहरीली शराब से कितने लोग और मरेंगे, यह तो गर्त में है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकारी शराब ठेकों की दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। ये बात अधिकारी भी जानते हैं और समय समय पर खुलासा भी होता है, लेकिन ऊंची पकड़ व पैसों की बल पर यह कार्यक्रम फिर चालू हो जाते हैं।